नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज से हम लोग पेट 2022 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ख़ास करके मित्रों हम लोग इसमें जीएस के सभी प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्नों का श्रृंखला चलेगा। आप लोग पेन पेपर लेके या तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हुए। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 में। कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर स्पीड आपको फास्ट लगे तो आप रोक के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिंदा पीर ये औरंगजेब को कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। और औरंगजेब आपको पता होगा मुगल काल का सबसे क्रूर शासक माना गया है। इसने बहुत से मंदिरों को तोड़वाया था और काफ़ी धार्मिक कट्टर ये शासक था। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अगर सन की बात करें तो ये 1311 ईस्वी में करवाया गया था। और अलाई दरवाज़ा है कहाँ? कुतुब मीनार के नज़दीक अर्थात दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इस प्रश्न में जो हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो ये कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन से वंश कौन से संस्थापक हैं, ये लिस्टिंग आपको लूसेंट वगैरह में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी के पास उपलब्ध ना हो वो कमेंट करके बताएगा, मैं उसे प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की गई थी। और ये कब स्थापना इसकी कौन से सन में हुई थी? तो 736 ईस्वी में हुई थी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिए। पुस्तक और लिस्टिंग मध्यकालीन के, खास करके मध्यकालीन के और आधुनिक काल के, आप समझ सकते हैं जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उसकी लिस्टिंग आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न सीधे बनेंगे। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? गुप्त काल के समय की स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी, इसके बारे में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। दिनार को स्वर्ण मुद्रा उस समय के बारे में, उस समय दिनार को स्वर्ण मुद्रा के रूप में निरूपित किया जाता था। इस समय के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि फाहियान इसी समय चीन से आया था। फाहियान जो है चीन का यात्री था, आप लोगों को पता होगा। वो ज़्यादा करके जो मुद्राएं वो बताता था वो कौड़ियों में जो है मुद्राएं चलती थी, अर्थात जो लोकल लोग यूज करते थे, जो जैसे हम लोग अभी फुटकर में जो पैसे यूज करते हैं उसे कौड़ियों, जैसे स्टार्टिंग में इंडिया में पैसे चलता था उसलिए दिनार का एक छोटा भाग था कौड़ियों में ज़्यादा करके यूज किए जाते थे। तो महत्वपूर्ण इसमें क्या है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार भी यहाँ से आया था और सिलेबस में एकदम सीधा साफ साफ मेंशन किया गया है इस टॉपिक को, इसलिए इसे आप ध्यान रखें। कौन है ये? तो ये गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के बारे में निरूपित किया गया है। इनके बारे में जितनी जानकारी है आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इनका महानिर्माण कहाँ हुआ था, कैसे कैसे ये घर छोड़े थे, कौन इनके माता पिता, सारी जानकारी इनके बारे में इकट्ठा रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे बनेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। और इनकी एक और उपाधि है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी पूछी जाती है, पंजाब केसरी। आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से भी ये जाने जाते थे। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आप
इसको समझेंगे इससे कि ये वेब मिलर थे और ये अमेरिकी पत्रकार थे, अमेरिका से आए थे, अमेरिकी पत्रकार थे। ये दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ थे और ये साबरमती आश्रम में उन्होंने इन्हें ठहराया था। और वेब मिलर जो है गांधी जी के बारे में या इस साबरमती आश्रम पे जो उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, साबरमती आश्रम के पास से नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च चल रहा था, उस समय के आंदोलन को ये बहुत अच्छे से निरूपित करते हुए ये बोले थे कि 18 साल के इतिहास में पत्रकारिता करते हुए मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसमें बात क्या थी कि आप लोगों को पता होगा कि जो साल्ट मूवमेंट जिसे बोलते हैं, नमक सत्याग्रह जो चल रहा था, उसमें अंग्रेज लोगों को पीट रहे थे और गांधी जी ने बोला था हिंसा नहीं करना है। लोग ऐसे जाते थे लाइन से, मार खाते थे, चोट लगती थी, फिर बगल हो जाते थे, फिर पीछे वाली लाइन जाती थी, वो लोग बस पीटते रहते थे और इधर से कोई कुछ नहीं करता था, बस खड़ा होकर मार खाता था। तो ये स्थिति थी, उसी को देख के ये काफ़ी हिल गए थे और पूरी तरह से ये इनका मनोबल इतना, मतलब वो सोचे कि कितना मजबूत स्ट्रांग पर्सनालिटी के यहाँ के दार्शनिक हैं सब, खास करके अनुयायी हैं गांधी जी के, तो इसी पे उन्होंने ये बात लिखी थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्नों पेपर में आ चुका है ये प्रश्न, वेब मिलर के बारे में पूछा जा चुका है, आप लोग इसे ध्यान में रखिए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे 1938 में? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में ये हुआ कहाँ था? तो हरिपुरा, हरिपुरा में हुआ था। और हरिपुरा है कहाँ? तो ये गुजरात में है। और इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये प्रश्न बना क्यों है, क्योंकि इसी के बाद जो है 1939 में त्रिपुरा संकट आता है, त्रिपुरी संकट, क्योंकि अगला जो सेशन होने वाला था वो त्रिपुरी में होने वाला था। और उसके लिए जब वोटिंग कराई गई तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए थे, जबकि गांधी जी चाहते थे कि त्रिपुरी में जो है पट्टाभी सीतारमैया ही अध्यक्षी करे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, उसमें काफ़ी राजनीति पॉलिटिक्स हो गई थी कांग्रेस में, इसी वजह से वो छोड़ के चले भी गए थे। इसीलिए पूछा जाता है कि 1938 में कौन बना था। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, 38 में सुभाष चंद्र बोस ही थे। और जहाँ तक रही बात 39 में भी इन्हीं का चुनाव हुआ था, यही जीत गए थे, लेकिन ये छोड़ दिए थे त्रिपुरी में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी है? सतपुड़ा और बिंद के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी की जहाँ तक बात करें तो ये कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ये पश्चिम गामिनी है, पश्चिम गामिनी नदी है। अब जैसे आप इंडिया मैप देखेंगे तो ज़्यादा करके नदियाँ आप देखेंगे कि ये पूर्व की साइड बहती हैं, ये पूरब है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, पश्चिम साइड। तो ये पश्चिम साइड बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल खाड़ी अरब सागर में, माफ़ कीजिएगा, अरब सागर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो आप लोग ग्रहों का जो क्रम है उसे याद रखिएगा जरूर से ज़रूर, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। बुध पहले स्थान पे है, सूर्य से पहला स्थान बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी जो है वो तीसरे पे है और चौथे पे है मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 5वें पे बृहस्पति, 6वें पे शनि, 7वें पे अरुण और 8वें पे वरुण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व की नदियाँ जो सभी कॉन्टिनेंट हैं, मतलब बड़े बड़े महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के कौन कौन से बड़े हैं, छोटे हैं, इन सब को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ये लगभग अगर इसका लंबाई देखी जाए तो 3700 किलोमीटर के आसपास लगभग आती है, उससे थोड़ा सा कम है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसका बहुत नॉर्मल सा ट्रिक है, जो है बचपन में MBA किया तो इस हिसाब से बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है?
इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है, अगर ऐसे प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप देखिए आर्द्रता से होता क्या है। जितनी आर्द्रता होगी उतना बारिश होने की संभावना बढ़ेगी, और जितना बारिश होने की संभावना बढ़ेगी उतना बारिश होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिनराम में। मासिनराम में बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता यहीं पे होगी। अब वैसे मासिनराम है कहाँ? मेघालय में। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हर मंथली सभी मंथ के लगभग योजना प्रकाशन आता है। योजना प्रकाशन की पत्रिका आती है जो हिंदी और अंग्रेजी में आती है। भारत की योजनाएं और विभिन्न प्रकार की समस्या, चुनौतियों और सब पे अच्छे अच्छे लेख आते हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, इसी के बारे में पूछा गया। इसका प्रकाशन जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसका कार्य क्या है? तो साख नियंत्रण और महंगाई पे नियंत्रण, ये सब जो कार्य है गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये बैंक करती है। लेकिन इसमें आप रिजर्व बैंक में आप खुद का अकाउंट नहीं खोल सकते। रिजर्व बैंक जो है ये भारत की रिजर्व बैंक है। इसका सही से देखा जाए तो इसके कस्टमर सभी बैंक हैं और भारत सरकार खुद है, और इसके कस्टमर हम आप नहीं हो सकते। नेक्स्ट आइए चलते हैं, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पढ़ा। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पे पड़ा? तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है, उम्मीद है सब लोगों को आता होगा। अनाज, गेहूँ और चावल पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव हरित क्रांति का। इसकी शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण इससे एक और पॉइंट जो है तो वो 1966-67 में शुरू किया गया था। और अगर इसकी विश्व में बात की जाए तो नॉर्मल बोरलॉग थे, ये विश्व में थे, विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे स्टार्टिंग में तो गेहूं पे ही कार्य किया गया था, उसके बाद फिर चावल पे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? वित्तीय वर्ष कौन से डेट से कब तक रहती है? तो वित्तीय वर्ष आपको पता होगा 1 जनवरी से नहीं शुरू होता। 1 जनवरी से ये कैलेंडर जो है ये रोमन कैलेंडर है, जो जनवरी वाला हम लोग फॉलो करते हैं, जनवरी से दिसंबर। भारत का जो असली कैलेंडर है, ओरिजिनल कैलेंडर, वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। उसका पहला डेट 1 अप्रैल को होता है और लास्ट डेट 31 मार्च को होता है। 31 मार्च, 31 मार्च को लास्ट डेट होता है, 1 अप्रैल पहला दिन होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो WTO में टोटल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 146 सदस्य हैं। ऐसा प्रश्न बना क्यों? क्योंकि ये लास्ट में, ये 2016 में ही लास्ट जो इसमें जुड़ा था जो देश, वो अफगानिस्तान था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भाग 2 है, भाग 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। भाग 2 जो है ये नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात इसमें की जाती है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं। और चौथा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व। और पांचवा जो है ये मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब इसका मतलब क्या है? अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि मुझे बोलने की, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, किसी चीज़ के बारे में अपनी एडवाइस दे सकता हूँ, बोलने की, बात करने की, ये जो स्वतंत्रता होती है इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। भारत में जो मीडिया को जो राइट है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता भी इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। जबकि कहीं पत्रकारिता के लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा नहीं गया है संविधान में कि मीडिया कौन से संविधान के आर्टिकल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया था कि ये इसी में निहित है।
ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 19A है। 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। वाक्य या अभिव्यक्ति या किसी जगह पे बोलने और बातचीत करने का अधिकार होता है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आप जितने भी मौलिक अधिकार हैं खास करके उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न, सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से प्रश्न आएंगे। अब इसमें पूछा गया संशोधन, कौन सा संशोधन? अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये 68वां संविधान संशोधन 2002 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और ख़ास करके कितने उम्र के बच्चों के लिए? तो ख़ास करके 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए, 6 से लेके 14 तक। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपातकाल कितने प्रकार के हैं संविधान में? काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछे भी जाते हैं। 3 प्रकार के हैं, और ख़ास करके आप लोग याद रखिएगा, 3 के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हैं। 352 ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 ये जो है राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, कहीं की किसी राज्य का सिस्टम फेल हो गया या तो किसी समस्या बस वहाँ पे बहुमत नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो है वो 360 वित्तीय आपातकाल, अर्थात आर्थिक आपातकाल, जिसमें पैसों की तंगी हो गई है, देश राष्ट्र में कुछ खतरा है पैसों को लेके, वो 360 के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है तीनों, आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये 360 वाला है। 360 अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखता हूँ कि बार बार पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं कि एक बार लगा है, 2 बार लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में किस स्तरों में अदालतें होती हैं? अर्थात इसमें जो पूछा जा रहा है प्रश्न कि अदालतें कितने स्तर की हैं, कौन कौन से स्तर पे अदालतें हैं? तो अदालत टोटल 3 स्तर पे होती हैं। कितने? 3। सही जवाब बी होगा। और तीनों कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे नीचे हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कहाँ जाते हैं? तो अपने ज़िले में जाते हैं। ज़िले में एक अदालत बैठती है, जिला न्यायाधीश जिसमें फैसला सुनाते हैं, ये जिले की अदालत हो गई। दूसरा नंबर जो है प्रदेश स्तर पर, अपने प्रदेश स्तर पे होता है, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय। और तीसरा जो है जिसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, ये उच्चतम न्यायालय। विशेष करके हिंदी वाले दोनों वाक्यों को ध्यान दीजिएगा, उसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय की संज्ञा दी गई है। 3 प्रकार के न्यायालय हमारे देश में चल रहे हैं, जहाँ से फैसले सुनाए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है एसआई मात्रक, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। सारी लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा। जिसके पास भी पीडीएफ अवेलेबल ना हो वो कांटेक्ट कर सकता है, या तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी देख सकता है। तो ये जस्ट फैक्ट है, डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो गन मेटल जो है ये कॉपर, टिन और जिंक से मिलके बना होता है। इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है, कॉपर जो है वो 88% के आसपास होता है, और जबकि अगर टिन की बात की जाए तो टिन 18%, नहीं माफ़ कीजिएगा 20%, टिन 20% के आसपास, और जो जिंक होता है, जिंक 2%, इतने से मिलके गन मेटल का निर्माण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा, क्योंकि पता है कि अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होती है, एसिड से ही ताजमहल को खतरा होगा, नॉर्मल तो ऐसे खतरा तो होगा नहीं। तो एसिड रेन में कौन सा केमिकल विद्यमान होता है जिसकी वजह से एसिड रेन काफ़ी खतरनाक होता है? तो SO2 विद्यमान होता है, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। सल्फर 1 मोल है, डाइऑक्साइड 2 मोल ऑक्सीजन के हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? विटामिन और रोग बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं के लिए, इसकी भी पूरी लिस्टिंग आप लोग पढ़िएगा।
मैं तो बोलता हूँ आप लोग वो पूरी रीडिंग न करके सिर्फ लिस्टिंग ही पढ़िए। लिस्टिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट करिए और रीडिंग एक दो बार आप कर लेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। जबकि लिस्टिंग आपको याद होनी चाहिए। याद करने के लिए आपको जो भी ट्रिक समझ में आए, जैसे भी समझ में आए, जहाँ से पढ़ने में अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िएगा, पढ़ के लेकिन उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बगैर याद किए सिलेक्शन आज के समय में तो मुश्किल है। तो इसमें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न आज का। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसकी वजह से? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, टीबी। यह एक जीवाणुजनित जो है रोग है और इसको जो है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये फैलता है। अगर इसकी खोज के बारे में बात की जाए तो वहाँ से भी प्रश्न बने हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये रॉबर्ट कोच थे, रॉबर्ट कोच। और अगर इसके टीके के बारे में बात की जाए, टीके भी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो BCG का टीका इसके लिए महत्वपूर्ण है जो लगाया जाता है। इस प्रकार मित्रों आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।